Indian Economy Lecture number 4. Today we are going to discuss about the national income. In previous videos we have already discussed about some topics and today हम बात करने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में, क्या क्या होती है नेशनल इनकम और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। तो इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, हम किस तरीके से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का यहाँ पे के बारे में जानेंगे, जिसमें है वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। लगभग 99% आपको यही देखने को मिलता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आदि इत्यादि के बारे में यहाँ पे जानेंगे। चलिए बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो नेशनल इनकम की यदि बात की जाए तो नेशनल इनकम जो है किसी भी देश, हमारा देश कितना कमा रहा है इसके बारे में जो बताता है वो नेशनल इनकम बताता है। आपने कई टर्म सुने होंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ग्रोथ रेट वगैरह। ये सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में आज क्लियर हो जाएंगे। तो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करके की कैसे जाती है, एक देश की नेशनल इनकम यानी कि कितना देश ने हमारे कमाया वो कैसे काउंट किया जाता है। तो इसके काउंट करने की भी कई मेथड हैं। तो काउंट करने की यदि मेथड की बात की जाए तो यहाँ पे जो है 3 मेथड हमारे पास निकल के आ जाती हैं। पहली है वैल्यू एडेड मेथड। अब ये क्या होती है मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। एक्सपेंडिचर मेथड, ये क्या होती है। इनकम मेथड, ये क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से भी हम अपने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वैल्यू एडेड मेथड काम कैसे करती है, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए, आप जो है 10 रुपये का दूध ले आए, 5 रुपये का शक्कर ले आए, 5 रुपये का पानी ले आए। आपने क्या किया, 20 रुपये की चाय बनाई, ठीक है। आपके टोटल खर्चा कितना हुआ, 20 रुपये, ठीक है। आपने 20 रुपये खर्चा किया, आपने जो है 20 रुपये खर्चा किया। अब आपने जो है इससे जो चाय बनाई, आपने बनाई 3 कप चाय बनाई। अब आपने जो है ये 3 कप 15 रुपये प्रति कप के हिसाब से आपने बेच दिए। तो टोटल आपने कितने रुपए में बेचा, आपने बेचा है 45 रुपये में। यही तो हुआ, सीधी सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। तो आप 20 रुपये आपने खर्च किया, 3 कप चाय बना करके आप 10 रुपये की चाय ले आए थे, 5 रुपये की नहीं 5 रुपये की चाय ले आए थे, 10 रुपये की जो भी ले आए हो। तो चाय आपकी जो है 20 रुपये का माल ले आए मार्केट से, ठीक है। और आपने 3 कप चाय बना करके 15 रुपये के हिसाब से 45 रुपये में बेच दी। तो आपका फ़ायदा कितना हुआ, 20 रुपये का आपका मटेरियल पड़ा और आपने मेहनत की, आपने 45 रुपये का बेचा, यानी कि आपका जो फ़ायदा हुआ वो टोटल 25 रुपये का हुआ। ये 25 रुपये क्या है, ये एक तरीके से देखा जाए तो आपका प्रॉफिट है। लेकिन जो इकोनॉमी की दृष्टि से यदि आप देखोगे तो ये एक तरीके से आपने वैल्यू ऐड की है। आपने कच्चा माल ले आए थे, उसको आपने बनू के जो भी आपने चाय रेडी की, आपने एक वैल्यू एडिशन किया है, यानी कि आपने जो प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू एडिशन किया है। आपकी खर्चा तो आपका 20 रुपये का हुआ था, लेकिन आपने 45 रुपये कर दिया। तो ये आपने क्या किया, वैल्यू एडिशन किया। इसी तरीके से हमारे देश में यदि आप कई सारी चीज़ों को देखोगे तो सब में यही तो होता है। कार जो है, कार में ऐसा तो है नहीं कि 30 लाख की अगर आती है तो पूरे 30 लाख रुपए का उसमें मटेरियल लगता है, ऐसा तो होता नहीं है। मुश्किल से 10, 12 या 15 लाख रुपए का उसमें मटेरियल लगता होगा। और बाकी वो सारा पैसा कहाँ से उसमें बढ़ा दिया जाता है, वो दरअसल टैक्स के बेसिस पे होता है, ठीक है। टैक्स लगते हैं, कई तरीके के टैक्स होते हैं, सेस वगैरह, और प्रदूषण वाला, पॉल्यूशन वाला टैक्स, और गवर्नमेंट स्टेट टैक्स अलग लेती है और सेंट्रल टैक्स अलग लेती है। तो इस तरीके से बहुत सारे टैक्स लगा करके हमारी जो कार है उसकी वैल्यू 30 लाख हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम सारे पूरे देश में जितनी भी चीज़ें हैं उनका हम यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लें, यानी कि जैसे मान लीजिए कार जो है फाइनल वो 30 लाख रुपए की मिल रही है, ठीक है। 30 लाख रुपए की मिल रही है, टोटल जो है कार कितने की मिल रही है, 30 लाख रुपए की। लेकिन उसको बनाने में कितना खर्चा आया, मान लीजिए 12 लाख का। तो ये बाकी बीच का जो पैसा है, यानी कि जो 18 लाख, शायद हाँ 18 लाख जो रुपए है, ये कहाँ से आया, ये वैल्यू एडिशन के रूप में आया। जब हम ऐसे ही पूरे देश का जो है वैल्यू एडिशन, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको फाइनल पूरे देश का जो वैल्यू एडिशन जो है उसको एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इस तरीके से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे देश ने कितनी वैल्यू एडिशन की है। समझ गए साधारण शब्दों में। अब यहाँ पे समझ लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। जैसा कि एक्सपेंडिचर मेथड आपको समझ ही आ रहा होगा, खर्चा मेथड। तो ये कैसे काउंट होता है, तो इसका भी सिंपल तरीका है जीडीपी काउंट करने का एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। क्या तरीका है, जीडीपी देखिए 3 तरीक़ों से आप काउंट कर सकते हो। एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से देखें तो हम 3 तरीके से जीडीपी को काउंट कर सकते हैं। हमारे हाउस होल्ड ने कितना पैसा खर्च किया। अब हाउस होल्ड कौन होते हैं, इस देश के जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, तो उन्होंने कितना पैसा खर्च किया उसकी अगर हम कास्ट निकाल लें। और एक बात ध्यान रखना, मैं उतनी देर से आपको ध्यान रखना है कि ये सारा जो
एक टाइम फ्रेम में किया जाता है, एक साल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है अप्रैल से, और अंत जो होता है वो उस साल के अगले साल के अप्रैल में मार्च में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसी टाइम फ्रेम में होता है, क्योंकि एक हमें टाइम फ्रेम पे तो चाहिए ना, कि ऐसे तो आई नहीं कि कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड की हम बात कर रहे हैं। हमारे हाउस होल्ड ने एक साल में कितना खर्च किया, हमारे बिजनेस ने कितना साल में खर्च किया, हमारी गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया, अगर हम तीनों खर्चों को मिला दें तो हम जो है एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट करने में जो है जीडीपी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका देखिए फार्मूला भी यहाँ पे जीडीपी काउंट करने का दिया हुआ है। अभी आपको एक नई चीज़ पता चलेगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। जो जीडीपी होती है उसको जो है उसमें जो है 4 टर्म प्रयोग किए जाते हैं काउंट करने के लिए। पहला कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर सी का मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, यानी कि कंज्यूमर ने, हमारे देश के जो आम नागरिक हैं उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है, इसको हम कहेंगे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इसको जब हम जोड़ लेंगे टोटल देश में नागरिकों ने कितना पैसा खर्च किया है उसको एक साइड रख लो। ठीक है, फिर जी का मतलब क्या है, जी का मतलब है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने पूरा साल में कितना खर्च किया है वो एक साइड में रख लो। फिर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है जो आम लोगों ने पैसा खर्च किया है। ठीक है, आम लोगों ने जो पैसा इन्वेस्टमेंट में लगाया है, जो पैसा निवेश किया है, वो भी तो एक तरीके से एक्सपेंडिचर हुआ ना, कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो भी तो आम नागरिकों ने अपना पैसा खर्च किया है ना भविष्य में और प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिसको काउंट किया जाता है इन जीडीपी में। अब नेट एक्सपोर्ट्स को जो है हम एनएक्स से दिखाते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब है कि हमारे देश ने कितना यहाँ से माल को बाहर एक्सपोर्ट किया और बाहर से कितना माल यहाँ पे इंपोर्ट किया गया। यदि हम टोटल जो है नेट एक्सपोर्ट निकालेंगे कि सबसे, अगर हम माइनस में हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है तो इसका मतलब है हम जो है एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। जब नेट एक्सपोर्ट हमारा निगेटिव आता है, और आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो नेट एक्सपोर्ट है वो हमेशा निगेटिव ही रहता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है जीडीपी कैलकुलेट करने का, किस हिसाब से, एक्सपेंडिचर के हिसाब से, एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से। वैल्यू एडेड मेथड के हिसाब से हम समझ चुके हैं। अब समझ लेते हैं इनकम मेथड के हिसाब से। इनकम मेथड के हिसाब से भी हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, इसमें सीधा सा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था LLCE। तो ये देखिए वही है, लैंड, लेबर, कंज्यूमर और यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ग्रॉस जीडीपी को यदि आप इनकम मेथड के हिसाब से अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो हमारे देशों में जो लेबर वर्ग है, अरे सॉरी, लैंड ने जो है, यानी कि भूमि ने, लैंड पे आपने कितना रेंट दिया, पूरे देश ने कितना लैंड पे कर दिया है, रेंट दिया है, किराया जिसको कहते हैं रेंट। तो पूरी लैंड, पूरे देश में सभी लोगों ने जो भूमि प्रयोग की, किसी ने भी किसी की, तो उस पर जो किराया दिया है उसको काउंट कर लीजिए। फिर वेजेस काउंट कर लीजिए। वेजेस का मतलब होता है कि आपने जो है लेबर वर्ग जो होता है उसको जो दिया जाता है, जो भी, जैसे लेबर ने काम किया तो उसको क्या देंगे, वेजेस देंगे, तो उसको जो दिया है। और फिर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पे होता है, कैपिटल पे होता है। जैसे मान लीजिए आपने पूरी पूंजी जो प्रयोग की किसी बिजनेस को चलाने में, तो उसमें आपने कैपिटल अपनी निवेश की होगी ना, तो कैपिटल निवेश की तो उस पर आपका ब्याज भी तो जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पैसे आपने किसी को दे दिए तो उस पर आप ब्याज भी तो कमाते। तो ये आपने जो ब्याज कमाया, यानी कि पूरे देश ने कितना इंटरेस्ट कमाया, किस पे, कैपिटल पे, पूरे देश ने कैपिटल पे कितना ब्याज कमाया। अब इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, ये शायद जो है थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे जो है LL, ये होगा CE। ठीक है, तो पूरे देश ने जो है कितना ब्याज कमाया, पूरे देश ने जो है उद्यम करके कितना प्रॉफिट कमाया, पूरे देश ने जो है कितना जो है लैंड उपयोग करके कितना कर दिया, पूरे देश ने जो है कितना लेबर को जो है वेच दिया। इन चारों फैक्टर को यदि हम कैलकुलेट कर लें तो इसको हम कहते हैं इनकम मेथड। ठीक है, इस इनकम मेथड के हिसाब से भी हम जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइनली हम आते हैं जीडीपी पे। क्या होती है जीडीपी, तो जीडीपी को जरा समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जीडीपी को, कि इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है। जीडीपी it refers to the monetary value of final goods and services produced in a country in the span of 1 year। यानी कि
जीडीपी जो होती है वो आपकी पूरे एक साल में जो आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू को कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब होता है नेट, यानी कि जो मैथमेटिक्स में नेट का मतलब होता है यानी कि टोटल, वही मतलब यहाँ पे ग्रॉस का है। डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू, ठीक है, घर की, यानी कि अपने देश में ही गिना जाएगा। देश का राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल मैप में जो एक्टिविटी की गई हैं, समझ लीजिए अच्छे से एक एक टर्म को। प्रोडक्ट का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रेक कर दिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज एक देश में पूरे एक साल में, स्पैन ऑफ 1 ईयर, पूरे एक साल में वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का कह रहा है फाइनल। अब फाइनल क्या होती है, जैसे मान लीजिए चीज़ अभी बन के रेडी नहीं हुई, अब जीडीपी कैलकुलेट करने लगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना, फिर ये एरर आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री इन द स्पैन ऑफ 1 ईयर, यानी कि एक साल के अंतराल में देश में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स और सर्विसेज जो कि फाइनल स्टेज में हो, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। अब जो है अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी को आप बहुत अच्छे से समझ लो। यहाँ पे जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में आखिर आता क्या क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका आ जाता है 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल जो आपका जो है कोस्टल एरिया। कोई भी कंट्री को आपको पता होना चाहिए, कोई भी कंट्री की जो सीमा होती है वो उसका जो समुद्र होता है उसके 200 नॉटिकल माइल तक जो है एक्सपैंड करती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया का जो समुद्री एरिया है वो जो बॉर्डर है, कोस्टल लाइन है, उसके 200 नॉटिकल माइल यानी कि करीब करीब 376 किलोमीटर अप्रॉक्स जो है रहता है। तो 200 नॉटिकल माइल यानी कि जैसे मान लीजिए इंडिया ये है, ठीक है, ये अगर इंडिया है तो इसके 200 नॉटिकल माइल यानी कि जो समुद्र से सीमा के और 200 नॉटिकल माइल बढ़ा लीजिए तो उतनी बाउंड्री इंडिया की होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यानी कि जो प्रोडक्शन इंडिया की सीमा के, इंडिया की कोस्टल लाइन के 200 नॉटिकल माइल में जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है उसको भी जीडीपी में हम काउंट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है फॉरेन एम्बेसी को भी काउंट करेंगे। अब फॉरेन एम्बेसी क्या होती हैं, फॉरेन एम्बेसी का मतलब है जो 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 जैसे मान लो विदेश में कोई जो है इंडिया जो है अपने एम्बेसी भेजता है, एम्बेसी मतलब होता है राजदूत। तो हर देश में जो है इंडिया के जो है एम्बेसी रहते हैं। एम्बेसी क्या होते हैं, ये राजदूत होते हैं जो भी किसी भी देश में रहते हैं। जैसे अन्य देश के जो हैं वो भारत में रहेंगे और भारत वाले जो हैं वो अन्य देश में रहेंगे। क्यों रहते हैं, क्योंकि उनको जो है कोई भी अगर जैसे जानकारी इंडिया की चाहिए होगी तो वो लोग अपना एक आदमी यहाँ पे नियुक्त करके रखते हैं जिसको कहते हैं राजदूत, ठीक है, उन्हीं को हम एम्बेसी कहते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 200 नॉटिकल माइल यानी कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसके बाहर 200 नॉटिकल माइल और मान लो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा उसको जीडीपी में हम काउंट कर लेंगे। दूसरा फॉरेन एम्बेसी, फॉरेन एम्बेसी का मतलब है कि विदेश में जो रह कर के जो लोग, जैसे आपके जो यहाँ का राजदूत मान लीजिए जो है अमेरिका गया, ये गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है एम्बेसी, ठीक है। वहाँ पे उसने जो है एम्बेसी अपनी खोली, ठीक है, एम्बेसी अपनी खोली, इंडिया का राजदूत गया अमेरिका, वहाँ पे उसने एम्बेसी खोली। अब जब एम्बेसी उसने खोली तो वहाँ पे मान लीजिए कोई बिजनेस चालू कर दिया तो उससे जो कमाई होगी उसको भी हम जीडीपी में काउंट करते हैं। ये आपको बात पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी के अंतर्गत और आप बात मान लीजिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जो है हम पॉलिटिकल चीज़ों को हम शामिल करते हैं। जैसे इंडिया की जहाँ तक पूरी टेरिटरी है उस पूरी टेरिटरी को हम शामिल करेंगे, ठीक है, जिसमें अतिरिक्त हम और क्या जोड़ देते हैं 200 नॉटिकल माइल और क्या जोड़ देते हैं फॉरेन एम्बेसी को भी, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये मैंने आपको जीडीपी के बारे में बताया कि जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें जो है शामिल की जाती हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जीएनपी की। जीएनपी क्या होती है, जीएनपी ध्यान देना, यहाँ पे जीडीपी नहीं है जीएनपी है। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी देखिए बहुत हलवा, अगर आप जीडीपी समझ गए तो ये जीएनपी भी समझ जाओगे। जीएनपी का मतलब होता है कि जीडीपी में अगर आप जीडीपी को जीडीपी ही जीएनपी बन जाती है जब आप उसमें क्या करते हो नेट फैक्टर इनकम को जोड़ देते हो। अब ये नेट फैक्टर इनकम क्या होती है,
नेट फैक्टर इनकम होती है कि जो आपने जो है जैसे मान लीजिए कोई भारत का मान लीजिए कोई एक्टर है, ठीक है, वो अगर अमेरिका जाता है तो वहाँ से कुछ कमाता है। जैसे इंडिया का केस में अगर देखा जाए तो इंडिया के कई लोग जो है यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह में रहते हैं, तो जो उन्होंने विदेश से कमाई की वो भारत भेजेंगे। तो जो विदेश से कमाई हुई हमारी, समझे, जो विदेश से हमारी कमाई हुई, यानी कि जो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड मतलब विदेश से, जो हमने विदेश से पैसा कमाया उसको अगर हम जीडीपी में जोड़ दें तो उसको हम कहेंगे जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसको कहेंगे? जीडीपी जीएनपी बन जाती है जब उसमें जुड़ जाता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि विदेश से कमाया गया पैसा, तो इसी को हम कहने लगते हैं जीएनपी। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे जिस पे ये वीडियो था, एनएनपी। एनएनपी क्या होती है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? यही होती है राष्ट्रीय आय, यानी कि नेशनल इनकम। देखिए कैसे निकली है, एक एक चीज़ को समझा होगा तब समझ आओगे। तो नेट नेशनल इनकम जो है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है, यानी कि एनएनपी जो है, वो निकलती है कैसे? तो ये निकलती है जीएनपी से। अभी मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। जीडीपी का मतलब होता है पूरे साल में, एक साल में देश के नागरिकों ने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम कहते हैं जीडीपी, जिसमें शामिल होता है भारत का कोस्टल लाइन का 200 नॉटिकल माइल का एरिया, ठीक है, देश का पॉलिटिकल टेरिटरी प्लस फॉरेन एम्बेसी, यानी कि जो विदेश में भारत के राजदूत जाकर के वहाँ पे बिजनेस करते हैं, उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। ये हो गई जीडीपी। जीएनपी में हमने आपको क्या बताया? जीएनपी जो है जीडीपी ही है, बस उसमें क्या कर दो, जीडीपी में जब जुड़ जाता है विदेश से कमाया गया पैसा तो उसको हम कहने लगते हैं जीएनपी। समझे? एक बात यहाँ पे, एक मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि जैसे मान लो यहाँ का कोई भी मान लो यहाँ का व्यक्ति है, अगर वो बाहर जा कर के कोई मान लो शो करता है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ का व्यक्ति जा कर के अमेरिका में शो करता है, तो अमेरिका की जीडीपी होगी कि जीएनपी होगी, ये बात आपको बतानी है। तो अमेरिका की जो, जैसे मान लो भारत का आदमी है, अगर वो अमेरिका में जा कर के शो करता है तो एक बात आपको याद रखनी है, जो वहाँ पे वो शो करेगा उससे जो पैसा कमाई होगी या जो भी वो खर्चा करेगा वो पार्ट होगा उस अमेरिका की जीडीपी का, समझे? और जो पैसा वो कमा करके यहाँ देश में अपने लाएगा वो पार्ट होगा हमारी देश की जीएनपी का, ना कि हमारे देश की जीडीपी का। ये मेजर फ़र्क आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो जीएनपी की बात कर लेते हैं। जीएनपी देखो, जीडीपी में अगर हम विदेश से कमाया गया पैसा जोड़ दें तो वही जीएनपी बन जाता है, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट का। इतनी चीज़ें अगर आपने समझ ली तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आप समझ जाओगे। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है वो जीएनपी ही होती है, बस जीएनपी से हम घटा देते हैं डिप्रिसिएशन। अब ये डिप्रिसिएशन नाम की चीज़ क्या है? डिप्रिसिएशन का मतलब है टूट फूट, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर यानी कि टूट फूट। तो जैसे मान लो पूरे देश है, तो पूरे देश में ऐसा तो है नहीं कि मशीनें घिसती नहीं होंगी, मशीनें घिसती हैं। तो मशीनें घिसती हैं तो उसमें कुछ पैसा लगता है मरम्मत कराने का, मेंटेनेंस कराने का, तो वो भी एक तरीके का खर्चा ही तो है। अगर पूरा देश है तो पूरा देश घिस रहा है, पूरे देश की रोडें घिस रही हैं, पूरे देश के मकान घिस रहे हैं, तो ये भी तो एक तरीके का खर्चा है, जिसके चलते मकान दोबारा बनाने पड़ते हैं या उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो ये भी जो है डिप्रिसिएशन होता है, यानी कि टूट फूट होती है, रोडों में टूट फूट होती है, घरों में टूट फूट होती है, मशीनें रगड़ती हैं, ठीक है, तो ये भी डिप्रिसिएशन होता है। और यहाँ तक कि डिप्रिसिएशन पैसे में भी होता है। डिप्रिसिएशन जो है, टूट फूट जो है, पैसे में भी होती है। जैसे मान लीजिए पिछली साल जो है $1 बराबर था किसके? $1 बराबर था, $1 मान लीजिए बराबर था 70 रुपये का, ठीक है। पिछली साल डॉलर जो है $1 70 रुपये के बराबर था, लेकिन आज जो है $1 हमारा, आज $1 की यदि हम बात करें 2023 में, तो आज हमारे $1 की वैल्यू हो चुकी है 74 रुपये। तो ये क्या है? ये भी तो एक तरीके का डिप्रिसिएशन है, यानी कि हमारी जो मुद्रा है उसमें भी तो टूट फूट हुई है। ये आम आदमी को पता ही नहीं रहता है। तो $1 जो है, हालांकि इससे कई सारे इफेक्ट होते हैं, वो आगे चल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि हमारा जो पैसा है, यानी कि जो रुपया है, वो भी टूटता है, वो भी डिप्रिसिएट होता है।
तो ऐसे पूरे देश में कई सारे डिप्रिसिएशन होते हैं, और इसी तरीके से अगर पूरे देश के डिप्रिसिएशन को हम जोड़ लें और उसको हम जीएनपी से घटा दें तो इसको हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ये है हमारी प्योर कमाई हुई है इन पूरे देश की। समझ गए, यही हमारे देश की प्योर इनकम होती है जो कमाई जाती है। तो एनएनपी जो है वो प्योर इनकम है ऑफ अ कंट्री। समझ गए, कितने ईयर में? एक साल में। एक साल में जो प्योर इनकम हमारे देश ने की है वो किससे में पता चलती है? एनएनपी से, नेट नेशनल प्रोडक्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे दो चार टर्म है वो समझ लीजिए, ख़त्म करें। तो दो चार टर्म क्या है? डिप्रिसिएशन मैंने आपको समझा ही दिया। डिप्रिसिएशन हर चीज़ में होता है, पैसे में होता है, गाड़ी में होता है, मशीनों में होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ बनाई तो उसमें जो आपने मटेरियल लगा उसकी कॉस्ट क्या है? उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है? जब फैक्टर प्राइस व्हेन एडजस्टेड विद टैक्सेस एंड सब्सिडाइज लीड्स टू द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है, जब फैक्टर प्राइस को जो है हम टैक्स से एडजस्ट कर देते हैं और सब्सिडी को भी उसमें मिला देते हैं तो उसको हम कहते हैं मार्केट प्राइस। समझ गए? अब जो है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी का मतलब है, देखो हमारे देश में जो जीडीपी है वो दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, बेस ईयर पे और करंट ईयर पे। बेस ईयर क्या होता है? जैसे मान लो अभी जो पैमाना चल रहा है वो 2011-12 का चल रहा है, तो इससे मतलब ये सब करने की क्या ज़रूरत है? इसके करने की ज़रूरत ये है, जैसे मान लो अभी मैं आपको बता रहा हूँ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी जो है कैलकुलेट की जाती है बेस ईयर पे। अब बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर जो अभी फ़िलहाल चल रहा है 2015 में जो है, 2015-16 में जो है 2004 से 2011 कर दिया गया है। तो अभी जो है ये रियल जीडीपी हम समझ रहे हैं। रियल जीडीपी जो है बेस ईयर पे कैलकुलेट की जाती है। बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर का मतलब ये है कि हम एक पुराना पैमाना मान लेंगे कि 2011 में जो है हमने 5 रुपये कमाए थे। 5 रुपये कमाने का मतलब कि देश ने 5 रुपये कमाए थे। आज 2023 में हम कितना रुपये कमा रहे हैं? तो जब हम पुराने पैमाने से आज के पैमाने की तुलना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश ने कितनी ग्रोथ की है। जब तक हम पुराना हिसाब नहीं रखेंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा? इसीलिए जो है रियल जीडीपी का उपयोग किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर पकड़ लेते हैं पुराना, जिस पे हम जो है आज की तुलना करते हैं पिछले से कि हमने कितनी ग्रोथ की है, तो इसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें जो है पुराने काम कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, जो अभी इस साल में हुआ जितनी हमने ग्रोथ की बस उतना हिसाब रखते हैं। समझ गए? तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो हमें एक अच्छा जो है तरीका, अच्छे से रिजल्ट हमें नहीं दे सकती है, जबकि रियल जीडीपी हमें अच्छा जो है रिजल्ट दे सकती है कंपैरिजन करके, क्योंकि ये बेस ईयर पे डिसाइड होती है। नॉमिनल जीडीपी जो है वो करंट प्राइस पे डिसाइड हो जाती है। बस यही मेजर फ़र्क है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। अब जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने जो है 2011 में 5 रुपये कमाया था, आज आपने 2023 में जो है 10 रुपये कमाए, तो 5/10 कर दो, उसका भाग दे दो और इससे जो रिजल्ट आवे उसी को कहते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर। बस इतना ही है। समझ गए? तो यहाँ पे जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, इनकम मेथड से कैसे जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे की जाती है, वैल्यूडेड अप्रोच क्या होती है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें।